डीएनए मित्रों, डीएनए की शुरुआत आज हम देश की सेहत सुधारने वाली मुहिम से करेंगे। मित्रों, जब कोई समाज किसी गलत व्यवस्था को लंबे समय तक स्वीकार कर लेता है तो वो व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। और ये व्यवस्था कर्नाटक विधानसभा की कैंटीन से लेकर मुंबई के डोमिनोज आउटलेट तक का एक समान चलती दिखाई दे रही है। देश में जब मिलावट व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है, जब लोग इस सड़े हुए सच को स्वीकार कर चुके हैं, तब एक अफसर उस व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। उस अधिकारी का नाम है तुकाराम मुंडे। तुकाराम मुंडे जब से महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर बने हैं, तब से उन्होंने एफडीए की परिभाषा ही बदल दी है। देश के जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, खाने पीने की नामी गिरामी ब्रांडेड दुकानें हैं, वहां पर एफडीए छापेमारी कर रहा है। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 3 आउटलेट्स पर एक्शन हुआ। तीनों आउटलेट्स के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इससे पहले ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई की गई थी। मित्रों, जब देश में मिलावट को सच मानकर लोग बरसों से दूषित खाना खा रहे हैं, जब ये गंदगी हमारे स्वाद का हिस्सा बन चुकी है, तब बरसों से स्थापित आदतों को तुकाराम और उनकी टीम चुनौती दे रहे हैं। इसलिए आज हम मिलावट और गंदगी को स्वाद में ढाल चुके लोगों का स्वाद बिगाड़ने वाले तुकाराम के एक्शन का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, महात्मा गांधी का मानना था, एक अकेला ईमानदार व्यक्ति जो सत्य पर अड़ा हो, पूरी भ्रष्ट व्यवस्था की नींव हिला सकता है। आजकल महाराष्ट्र में लोगों की सेहत बिगाड़ने वाली भ्रष्ट व्यवस्था की नींव हिली हुई है। एफडीए ने कल मुंबई के विलेपार्ले, बोरीवली और घाटकोपर में डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट्स पर छापेमारी की। जांच के दौरान इन तीनों दुकानों पर साफ सफाई, पानी की क्वालिटी और कीड़े मकोड़ों को रोकने के लिए इंतजाम सही नहीं मिले। वहां पर खाना सुरक्षित रखने के तरीकों में कमियां थी और उन्होंने अपना एफएसएसएआई लाइसेंस भी सामने नहीं लगाया हुआ था। विलेपार्ले आउटलेट पर रसोई और चिलिंग रूम में चूहों और कीटों की रोकथाम में लापरवाही मिली। बोरीवली आउटलेट में भी साफ सफाई और पेस्ट कंट्रोल बेहद खराब था। इन आउटलेट्स में कितनी गंदगी थी वो हमारी बाईं तरफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और सोचिए, ऐसी ही गंदगी के बीच बने पिज्जा, बर्गर, ब्रेड स्टिक, केक और ना जाने क्या क्या मिलता है। इसे लोग खरीदते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं। लेकिन चमचमाते आउटलेट के अंदर कितनी गंदगी है, देखिए और समझिए कि गंदगी में बनी खाने पीने की वस्तुएं कितनी दूषित होंगी और लोग बड़े स्वाद से इनको खाते हैं। ऐसे ही दूषित खाने के शौकीन लोगों का स्वाद तुकाराम मुंडे की टीम ने अब बिगाड़ दिया है, क्योंकि तीनों आउटलेट्स के फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। फिलहाल इन दुकानों से दूषित भोजन की सप्लाई बंद हो गई है। ये डोमिनोज पिज्जा के सिर्फ 3 आउटलेट्स पर एक्शन हुआ है। इस अमेरिकी ब्रांड के रेस्टोरेंट देश के 500 से ज्यादा शहरों में है। भारत में डोमिनोज के 2513 आउटलेट्स हैं। कंपनी हर साल लगभग 150 से 200 नए स्टोर्स जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन उसकी खाने की शुद्धता पर कोई भी ध्यान नहीं है। कंपनी का टियर 2 और टियर 3 शहरों पर सबसे ज्यादा फोकस है, ताकि उनकी प्रसिद्ध 30 मिनट डिलीवरी गारंटी को और मजबूत किया जा सके। लेकिन इतना ही फोकस पिज्जा की गंदगी रहित बनाने पर होता तो मुंबई में आउटलेट्स बंद नहीं होते। कंपनी का अगला लक्ष्य अगले कुछ सालों में इन स्टोर्स की संख्या को बढ़ाकर 4000 करना है। लेकिन जो आउटलेट्स हैं वहां कैसी स्थिति है वो आपने मुंबई में देख ली होगी। मित्रों, मुंबई में डोमिनोज के जिस आउटलेट को बंद कर दिया गया था, वहां आज हमारे संवाददाता पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला है। जिस आउटलेट पर कल एक्शन हुआ था, वहां आज भी काम चल रहा था। जिसका लाइसेंस कल रद्द कर दिया गया था, वहां आज क्या दिखा वो भी हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं। डोमिनोज पिज्जा के जिस आउटलेट का कल लाइसेंस रद्द किया गया, उसके बाहर डिलीवरी बॉय बैठा हुआ था। दरवाजा बंद था, लिहाजा हमारे संवाददाता लौटने लगे। लेकिन तभी अंदर कुछ हलचल दिखी, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। बंद पड़े आउटलेट के अंदर कर्मचारी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये वही आउटलेट है जहां पर एफडीए ने कार्रवाई की और साफ सफाई नहीं होने की वजह से पूरी तरह से यहाँ पे कामकाज को रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद अंदर कुछ लोग मौजूद थे। एक बार फिर कोशिश करते हैं अंदर अगर कोई हो तो उससे बातचीत करने की और ये जानने की आखिरकार जो गड़बड़ियाँ थी क्या वो दुरुस्त कर ली गई हैं या अभी भी स्थिति जस की तस है। चूँकि अंदर अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ काम रोकने की बात की गई, इसके बावजूद अगर काम हो रहा है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस शख्स ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुला। कैमरा देखकर ये शख्स भी आउटलेट से बाहर चला गया। जब हमारे संवाददाता ने उसका पीछा किया तो उसने क्या कहा वो सुनिए। देखिए, हमें आपका पक्ष जानना है
बेसिकली साफ सफाई पे जो सवाल हुआ था, देखिए ये काम करते हैं यहाँ पे, और अंदर फिलहाल बंद किया है, लेकिन कुछ लोग अंदर हमें दिखाई दे रहे थे। ये आप किस पद पे हैं भाई साहब? आप किस पद पे हैं? एक जनरल बताइए ना, मतलब हमें नहीं। अब सवाल है कि जो आउटलेट कल बंद कर दिए गए थे उसके अंदर कर्मचारी क्या कर रहे थे, बाहर डिलीवरी बॉय किसका इंतजार कर रहे थे। अब बताइए कि जिसका लाइसेंस निलंबित हो चुका है उस आउटलेट के अंदर क्या हो रहा था? अगर कुछ नहीं हो रहा था तो रिपोर्टर को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया? यह स्थिति डोमिनोज जैसे विदेशी ब्रांड की है जो भारत में सालाना 20 करोड़ से अधिक पिज्जा बेचता है, जो हमारे देश के लोगों से करोड़ों की कमाई करता है। मित्रों, डोमिनोज पिज्जा को भारत में चलाने वाली जुबिलेंट फूड वर्क्स की एक साल की कमाई 9,500 करोड़ से ज्यादा है। डोमिनोज ने सिर्फ भारत में 6,800 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया, जिसका शुद्ध मुनाफा 379 करोड़ रुपए है। सोचिए, जो कंपनी हमारे और आपकी जेब से करोड़ों रुपए की कमाई करती है, वो हमें गंदगी से बना खाना खिला रही है। दूषित भोजन के बदले हम भारतीय करोड़ों रुपए चुका रहे हैं। आपने देखा मुंबई में डोमिनोज वाले बेफिक्र बेपरवाह होकर दूषित पिज्जा खिलाते रहे और हम अपना स्वाद बढ़ाते रहे। असल में इसे ही मिलावट का नियतवाद कहते हैं। मित्रों, चरक संहिता में सदियों पहले कहा गया था कि मनुष्य और अन्य प्राणियों के जीवन का आधार शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न है, लेकिन मुनाफाखोरी और मिलावटखोरों ने भोजन में मिलावट को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां लोग पैसा खर्च करके गंदगी को शरीर के अंदर ग्रहण करने की आदत बना चुके, उसे स्वाद के रूप में स्वीकार कर चुके। सेहत बिगाड़ने वाले इसी स्वाद को व्यवस्थित करके अपना व्यवसाय चलाने वालों पर तुकाराम और उनकी टीम स्ट्राइक कर रही है। महाराष्ट्र एफडीए ने पिछले 4 दिनों में राज्य भर में 200 से अधिक जगहों पर व्यापक छापेमारी की। इस स्ट्राइक की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि शहर शहर एफडीए का खौफ चल रहा है और इसकी वजह है तुकाराम। और सुनिए, इसी साल 25 मई को ही उन्होंने एफडीए कमिश्नर की कुर्सी संभाली है। पिछले 81 दिनों में ही मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती, कोंकण और छत्रपति संभाजी नगर हर प्रशासनिक डिवीजन में एफडीए ने छापेमारी की है। पिछले 81 दिनों में 1131 जगहों पर रेड पड़ी, मतलब रोजाना करीब 14 छापेमारी हुई। 56 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, करीब 50 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया और 1.5 लाख लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध जब्त किया गया। ये वही मिलावटी सामान है जो आप बिना किसी जांच पड़ताल के खाते हैं। मित्रों, तुकाराम की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन का भी निरीक्षण कर चुकी है। उन्होंने ये तब किया जब हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि एफडीए की टीम सिर्फ निजी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अपनी निष्पक्षता और निडरता दिखाते हुए तुकाराम की टीम हाईकोर्ट की कैंटीन भी पहुंच गई। जांच में लापरवाही दिखी तो कैंटीन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अगले आदेश तक कोर्ट परिसर में सभी खाने पीने की दुकानें और कैंटीन बंद रहेंगी। मित्रों, निडरता और निर्भीकता से लोगों की सेहत और स्वाद को सुधारने में जुटे तुकाराम के बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। तुकाराम मुंडे 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सोलापुर के डिप्टी कलेक्टर के तौर पर करियर शुरू करने वाले तुकाराम म्युनिसिपल कमिश्नर, स्वास्थ्य सेवा आयुक्त, कृषि एवं पशुपालन सचिव जैसे पद संभाल चुके हैं, लेकिन कहीं भी वो टिकते नहीं हैं, या कहिए उन्हें टिकने नहीं दिया जाता है। पिछले 21 साल के करियर में उनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। अब ये किसी फिल्म के हीरो की कहानी आपको याद दिला रही होगी। तुकाराम को क्यों 1 साल भी कहीं टिकने नहीं दिया जाता, वो अभी दिख रहा है। उनकी अगुवाई में एफडीए जिस तरह महाराष्ट्र में लोगों को जहरीला खाना बेचने पर एक्शन कर रहा है, उससे आप समझ सकते हैं। मित्रों, आजकल महाराष्ट्र के मिलावटखोरों के बीच बोलचाल में ये मुहावरा बार बार दोहराया जा रहा है, तुकाराम आला रे। मतलब तुकाराम की टीम छापामारी करने आ गई। जो लोग मिलावटी और दूषित दूध, पनीर, घी, पिज्जा बेचना अपना अधिकार समझते रहे, जिन मुनाफाखोरों ने गंदगी को लोगों के शरीर और स्वाद का स्थायी हिस्सा बना दिया और लोगों के मन में बैठा दिया कि वो जहर की परवाह किए बगैर भी जीवित रहने में सक्षम है, उनके अंदर तुकाराम का अब खौफ चल रहा है। क्यों? क्योंकि भोजन के नाम पर गंदगी का व्यवसाय करने वालों को मानसिक और आर्थिक दोनों तरीके का नुकसान हो रहा है। मित्रों, इस देश में जितना सच जीवन है, उतना ही बड़ा सच अशुद्ध भोजन है। हम और आप हर कोई किसी ना किसी तरह से मिलावटी और दूषित भोजन करते हैं। कोई नहीं बचा इससे। कोई पिज्जा खा रहा है तो उसमें अशुद्धता है, कोई ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगवाता है तो उसको भी गंदगी युक्त सामान मिल रहा है। फल हो, सब्जी हो, दूध, हर जगह मिलावट है। इसीलिए आज हम आपको जागरूक करने के लिए मिलावट का एल्बम लेकर आए।
ये एल्बम शासन और प्रशासन को भी देखना चाहिए। हम आपको बिग वॉल पर मिलावट का एल्बम अब पलटकर दिखा देते हैं और ये हमने खास तौर से आपके लिए मिलावट वाला एक एल्बम तैयार किया है। इसमें सबसे पहले पन्ने पर घी है, दूसरे पन्ने पर दूध है, पनीर है, घेवर है और देखिए घेवर में पड़े कॉकरोच हैं, ये अभी कल ही पकड़े गए थे। सोया चाप है। सोया चाप का सच तो हमने आपको दिखाया था, डराने वाला था। अब सिगरेट भी मिलावटी यानी नकली पकड़ी गई। घी, दूध, पनीर, घेवर, सोया चाप, मिठाई, सिगरेट सब कुछ मिलावटी। मित्रों सोचिए, ये वो सामान है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। बताइए कि दूध से लेकर मिठाई तक विदेशी ब्रांड के नाम पर जो पिज्जा मिल रहा है वो भी अशुद्ध है। कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से दूध, मिठाई के नाम पर जहर कैसे मिल रहा है वो भी अब हम आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 33 किलो मिलावटी पनीर और 80 किलो मावा जब्त किया गया। ये पनीर और मावा रेस्टोरेंट्स में सप्लाई के लिए रखा गया था। मित्रों, रेस्टोरेंट में बैठकर जो पनीर का लजीज व्यंजन खाते हैं और स्वाद का आनंद लेते हैं वो ऐसे ही पनीर से बनता है। उज्जैन में खाद्य विभाग ने करीब 22 लीटर नकली घी जब्त किया। 100% शुद्ध घी के नाम पर इसे बेचा जाना था। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। भोपाल में जैन डेयरी से 116 किलो पनीर पकड़ा गया। मित्रों, एनालॉग पनीर पाम ऑयल, थोड़े दूध के पाउडर, अरारोट केमिकल, इन सबको मिलाकर के, इमल्सिफायर्स जो होते हैं इन सबको मिलाकर के बनाया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इंदौर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने 450 किलो पनीर पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने एक अवैध पनीर फैक्ट्री पर छापेमारी की। वहां से 1,500 किलो दूषित पनीर और 3,000 लीटर मिलावटी दूध पकड़कर मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में घेवर में कॉकरोच मिला। दनकौर कोतवाली में मिठाई की दुकान है। ग्राहक ने मिठाई दुकानदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की। मित्रों, इस देश में एक तुकाराम से काम नहीं चलेगा। हर राज्य, हर शहर, हर जिले, हर कस्बे और हर गांव में ऐसे तुकाराम मुंडे की जरूरत है जो मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों की स्थापित आदतों को तोड़ सके। यह सच है कि अगर तुकाराम जैसे अफसर शहर शहर में एक्शन करने लगे तो लोगों का स्वाद कुछ दिन के लिए बिगड़ जाएगा, लेकिन उनकी सेहत सुधर जाएगी। क्योंकि दूषित खाना भले ही स्वाद में लजीज लगे, लेकिन सेहत बिगाड़ सकता है। क्योंकि FSSAI और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल देश में हर 12 में से एक व्यक्ति स्वादिष्ट लगने वाले दूषित खाना खाने से बीमार हो जाता है। सोचिए, 12 में से एक आदमी। मित्रों, फूड प्योरिटी मतलब शुद्ध खाने के मामले में भारत 113 देशों में 68वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड वो देश है जहां सबसे शुद्ध भोजन मिलता है। सीरिया में सबसे गंदगी भरा खाना परोसा जाता है। फिनलैंड में भोजन की गंदगी या मिलावट से कोई बीमार नहीं होता। वहां की बीमारियां भोजन को स्टोर करने के गलत तापमान या मौसमी वायरस की वजह से होने वाली छोटी मोटी फूड पॉइजनिंग के रूप में होती हैं। वहां मुश्किल से 10,000 लोग भोजन से संबंधित छोटे मोटे इन्फेक्शन के शिकार होते हैं और भारत में ये संख्या 10 करोड़ है। मित्रों, खाने में गंदगी सिर्फ पिज्जा स्टोर या रेस्टोरेंट में नहीं होती है। ये जो हम क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगवाते हैं, उसके गोदाम में भी बीमारी फैलाने वाले कॉकरोच, चूहे और तरह तरह के कीड़े घूमते हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के स्टोर में किस तरह गंदगी फैली हुई थी। वहां जो सामान रखा था वो भी लोगों को बीमार करता है। स्टोर में खाने पीने के सामानों पर जो चूहे कॉकरोच इधर उधर घूमते हैं, उसे हल्के में भी लेने की जरूरत नहीं है। वो कितना खतरनाक है अब उसको भी समझ लीजिए। एक चूहा 24 घंटे में जितना मलमूत्र त्याग करता है, वो अगर खाद्य पदार्थ में चला गया तो बुखार, सिरदर्द, पेट दर्द से लेकर किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकता है। पेट खराब होना, बुखार, पेट में ऐंठन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। रेट बाइट फीवर हो सकता है। मित्रों, अगर कच्ची सब्जी को चूहे ने काट दिया, उसमें दांत गड़ा दिए और उसे लोगों ने खा लिया तो कई दिनों तक उल्टी, पेट खराब होना और बुखार हो सकता है। हालांकि एक आम धारणा यह है कि खाना गर्म होने के बाद उसके अंदर का जहरीला वायरस खत्म हो जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मित्रों, कई बार तो बने हुए भोजन पर भी चूहे, कीड़े या कॉकरोच चले जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि खाने के ऐसे सामानों को ये दूषित कर देते हैं जिन्हें गर्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, कॉकरोच काटते नहीं हैं, लेकिन गंदी नालियों से आते हुए अपने साथ बैक्टीरिया लेकर आते हैं और भोजन पर छोड़ देते हैं। नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार ये 33 तरीके के बैक्टीरिया फैला सकते हैं, जिससे अस्थमा
और एलर्जी हो सकती है। इसलिए ये बिल्कुल भी मत समझिए कि अगर कहीं कॉकरोच या कीड़ा दिख गया तो कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो सकता है, वो भी तब जब मुनाफाखोर गिरोह ने मिलावट को व्यवस्था के साथ इस तरह मिला दिया कि लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ना तो छोड़िए, वो स्वाद के नाम पर जहरीला सामान खरीद कर खा रहे हैं। इसलिए मित्रों, देश में मिशन तुकाराम मॉडल की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत सबसे सतर्क रहने की। और जब हम तुकाराम जी की बात कर रहे हैं तो हमारे एक डीएनए मित्र हैं प्रभाकर जी, उन्होंने कहा है कि जी न्यूज़ की टीम से उन्होंने अपील की है कि तुकाराम मुंडे को तुकाराम ना कहें, तुकाराम जी कहें, क्योंकि वो बहुत ही सम्मानित काम कर रहे हैं और हम इसे बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हुए तुकाराम जी ही अब इस्तेमाल करेंगे। मित्रों, इस विश्लेषण में हमने आपको बताया डोमिनोज जैसे अमेरिकी ब्रांड भी गंदगी में पिज्जा बना रहे हैं। इसी आरोप के तहत उसके कई पिज्जा आउटलेट्स बंद किए गए। इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको ये दिखाया भी। हमने कार्रवाई को लेकर उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें जवाब का ही इंतजार है। मित्रों, मिलावट सिर्फ अनाज और खाने पीने के सामान में ही नहीं होती है, मिलावट राजनीतिक मुद्दों में भी होती है। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया। इस सत्र के दौरान कितना काम हुआ, इस पर डिटेल रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। आज सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। खड़गे ने सदन में कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उन्होंने जहां सभा की थी उस मंच और उस मैदान का शुद्धिकरण किया गया। इस पर तत्काल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जांच कराने की बात कही और खेद जताया। सवाल यह कि छात्र आंदोलन अयोध्या में दान चोरी के मुद्दे को छोड़कर अचानक कांग्रेस अध्यक्ष ने सदन में अपनी दलित पहचान और अपमान का मुद्दा क्यों उठाया? क्यों इतनी तीव्रता से इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना पड़ा? अब हम इसी राजनीतिक रहस्य को डिकोड करेंगे। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हुई थी। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे। इस रैली का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में कहा कि हल्द्वानी के जिस रामलीला मैदान में उनकी रैली हुई थी उस रैली के बाद उसको शुद्ध किया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह भी खड़गे ने बताई। पहले सुनिए राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मित्रों, कांग्रेस अध्यक्ष के हर शब्द को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। सुना आपने, कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं मैंने जहां भाषण दिया उस जगह का बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण किया। खड़गे इसे संविधान विरोधी बता रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेत के जरिए अपनी दलित पहचान को आधार बनाया। खड़गे ने जो कुछ कहा सरल शब्दों में उसका अर्थ यही है कि मैं दलित हूं, इसलिए हल्द्वानी के रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया। इस पर राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने तत्काल जवाब दिया। नड्डा ने क्या कहा, इसे भी आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। डीएनए मित्रों, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक ब्रटेट रसेल ने कहा है कि राजनीति का मूल उद्देश्य लोगों को सच बताना नहीं बल्कि अपने पक्ष में समर्थन जुटाना होता है, भले ही इसके लिए सच को छुपाना या बदलना पड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में खास तौर पर रेखांकित किया कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। सदन में ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकते, बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती। सवाल ये कि फिर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सच में कौन मिलावट कर रहा है।
इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमें उस घटना को समझना होगा जो हल्द्वानी में हुई। 8 अगस्त को खरगे की रैली हुई। 10 अगस्त को रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया। जिस संगठन ने शुद्धिकरण किया उसका नाम है श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास। हम इस संगठन की जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन पहले शुद्धिकरण वाले वीडियो को न्यूज वॉल पर आपको दिखा देते हैं। और ये जो शुद्धिकरण हो रहा है ये 10 तारीख का है। 8 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहीं पर इसी मैदान में एक रैली की और उसके बाद 10 तारीख को लगभग ये 14 लोग बैठ करके यहाँ पर हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और इसको शुद्धिकरण करने की बात कर रहे हैं। इस हवन में ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे। जो शामिल थे वो खुद को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्याय का सदस्य बता रहे हैं। इस संस्था की जानकारी भी आपसे हम शेयर करते हैं। श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्याय की स्थापना इसी साल जनवरी में हुई है। इस संस्था का कार्यक्षेत्र हल्द्वानी है। हल्द्वानी के कुछ युवा इस संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन का दावा है वो धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े कार्यक्रम करते हैं। संगठन सनातन के प्रचार को अपना उद्देश्य बताता है। साफ है श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का बीजेपी से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। ये एक स्वतंत्र सामाजिक संगठन है। फिर खड़गे ने शुद्धिकरण वाली घटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर क्यों आरोप लगाया? इसका राजनीतिक अर्थ क्या है? हम इसे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले हम आपको शुद्धिकरण वाली घटना पर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का पक्ष भी सुनवा देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदुवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो। यदि हम दलित विरोधी होते तो उस यज्ञ में हमारे साथ हमारे दलित भाई नहीं होते। दलित वाला कोई एंगल ये तो इन्होंने अपनी राजनीतिक माइलेज लेने के लिए जो भी जिस भी प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हमारा इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। हम भगवान राम के उपासक हैं जिन्होंने सबरी माता के जूठे बेर खाए हैं। धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करना राजनीतिक कारणों से फिर उसको अशुद्ध करके वैसे ही छोड़ करके चले जाना, उसकी शुचिता का ध्यान न देना, ये मेरा विषय है, ये मेरा विरोध है। तो जिस संस्था ने शुद्धिकरण के लिए हवन कराया उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुद्दा हिंदू विरोधी सोच का है, मुद्दा जाति का नहीं है, सनातन विरोधी सोच का है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जाति से क्यों जोड़ा, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्य रचना एनिमल फॉर्म के लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि राजनीतिक भाषा का निर्माण इस तरह किया जाता है कि झूठ भी सच लगे। हवन और शुद्धिकरण को लेकर खड़गे भी यही कर रहे हैं। वो श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। वो सनातन के खिलाफ सोच के विरोधियों को जाति के विरोध से रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटकर लोकसभा चुनाव 2024 को समझना होगा, खासतौर पर 2 तारीखों को, 10 मार्च 2024 और 13 अप्रैल 2024। 10 मार्च 2024 को कर्नाटक से बीजेपी के तत्कालीन सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि संविधान में बदलाव के लिए बीजेपी को लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में 2/3 शक्ति चाहिए। उन्होंने बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को इसी गणित से जोड़ा और कांग्रेस की तरफ से संविधान में जोड़ी गई कथित विकृतियों को बदलने की बात कही। 13 अप्रैल 2024 को फैजाबाद के तत्कालीन बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में उन्होंने कहा कि सरकार 272 सांसदों से बन सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन या नया संविधान बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों ने इन 2 बयानों को 2024 के लोकसभा चुनाव के नैरेटिव का निर्णायक क्षण बताया। इन बयानों को आधार बनाकर कांग्रेस ने नैरेटिव बनाया कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस ने इसे सीधे दलितों से जोड़ा और संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ को चुनावी मुद्दा बनाया। आज खड़गे भी शुद्धिकरण को अपनी दलित पहचान के अपमान से जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। डीएनए मित्रों, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के कांग्रेस के नैरेटिव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में असर दिखाया। इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें 2019 के 52 के मुकाबले बढ़कर 99 हो गई, यानी कांग्रेस को 47 सीटों का फायदा हुआ। 2019 में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया, यानी कांग्रेस को 14 सीटों का फायदा हुआ। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस का वोट 2019 के 17% के मुकाबले 2024 में 21% हो गया, यानी कांग्रेस का वोट करीब 4% बढ़ा। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस को 3 गुना से ज्यादा फायदा हुआ, नुकसान बीजेपी का हुआ। यानी दलितों से जुड़ा भावनात्मक मुद्दा उठाने से राजनीतिक लाभ होता है, ये कांग्रेस का टेस्टेड फॉर्मूला है। इसलिए कांग्रेस अब हल्द्वानी में शुद्धिकरण के मुद्दे को देश भर में विस्तार दे रही है। राहुल गांधी भी मुखर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा के बाद
मंच का शुद्धिकरण सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, ये उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया। मित्रों, कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरने लगे हैं और ये जो हम कह रहे हैं आपको, वो पोस्ट है राहुल गांधी का। वो लिख रहे हैं, ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बीजेपी आरएसएस की सालों से पाली पोसी मनुवादी सोच का नतीजा है। वो घिनौनी सोच जो आज भी इंसान का दर्जा उसके जन्म से तय करती है, समानता और मानवता से नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये मुद्दा सीधे सीधे जाति पे जा रहा है। राजनीति में हर मुद्दा हर समय असरदार नहीं होता। कुछ मुद्दे किसी खास समय पर ही प्रभावशाली होते हैं। आप ये भी समझते हैं कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की जो दलित पहचान है, वो इतनी प्रमुखता से इस मुद्दे को क्यों बनाया जा रहा है। करीब 7 महीने बाद यानी मार्च 2027 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वो राज्य हैं मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यानी राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण पंजाब में 7 महीने बाद चुनाव होने हैं। अब हम इन राज्यों में दलित आबादी का एक आंकड़ा आपसे शेयर कर रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा करीब 32% दलित आबादी है, उत्तर प्रदेश में करीब 21%, उत्तराखंड में करीब 19%, मणिपुर में करीब 4% और गोवा में करीब 2% दलित आबादी है। मित्रों समझिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। पंजाब में दलित वोट सत्ता की चाबी है, वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दलित वोट के सहारे कांग्रेस फिर खुद को मजबूत करना चाहती है। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के भावनात्मक मुद्दे से कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ मिला था। 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिले, इसीलिए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की दलित पहचान के अपमान के मुद्दे को अब बड़ा बना रही है। ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हम और देश, पार्टी और देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसके खिलाफ पूरी आवाज़ उठाएंगे। हर जिले में, कल देश में हर जिले में हम मार्च करेंगे। कांग्रेस ने कल पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। यानी कांग्रेस खरगे के बहाने दलितों के अपमान के नैरेटिव को पूरे देश में प्रचारित करने की तैयारी में। बीजेपी जानती है कांग्रेस का दलित अपमान वाला नैरेटिव राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने तत्काल इस मुद्दे पर जांच कराने की घोषणा की। उन्होंने इस पर खेद भी जताया। यानी बीजेपी भी इस भावनात्मक मुद्दे को लेकर सचेत है। उसे मालूम है अगर सुई भर की भी गलती हुई तो बड़ी चुनावी चोट लग सकती है। डीएनए मित्रों, अब हम 19 दिन तक चले मॉनसून सत्र के परिणाम का विश्लेषण करेंगे। हंगामे और ड्रामे के साथ शुरू हुआ मॉनसून सत्र हंगामे और ड्रामे के साथ ही आज खत्म हो गया। आज आपको जानना चाहिए इस मॉनसून सत्र की परीक्षा में सांसदों का रिजल्ट क्या रहा, संसद के प्रतिनिधियों को कितने प्रतिशत मार्क्स आए, जनता का करोड़ों रुपए खर्च करने वाले नेताओं ने कितने पैसे का काम किया और कितने करोड़ रुपए सिर्फ हंगामे में फूंक दिए। इस हंगामे और ड्रामे के बीच जो कुछ कानून बने उस पर चर्चा नहीं हुई। मतलब कानून बनाने से पहले जो गहन समीक्षा होती है, कानून के हर पहले पर जो बारीक चर्चा होती है, जो सुझाव दिए जाते हैं, वो बिल्कुल गायब थे। आज आपको जानना चाहिए कि संसद का मॉनसून सत्र कैसे मॉनसून की बारिश की तरह जनता के पैसे की बर्बादी का कारण बना। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि हम मॉनसून सत्र को फेल क्यों कह रहे हैं। मित्रों, आज मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखा। उनके मुताबिक मॉनसून सत्र में लोकसभा का कामकाज यानी प्रोडक्टिविटी केवल 19% रही, जबकि राज्यसभा की 39%। दोनों का औसत माना जाए तो मॉनसून सत्र में संसद की प्रोडक्टिविटी केवल 29% रही। मित्रों, सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में भी पास करने के लिए न्यूनतम 33% मार्क्स चाहिए, लेकिन संसद में उतना भी कामकाज नहीं हुआ। यही वजह है कि हम इसे नाकाम सत्र कह रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे, संसद में विवाद हो सकते हैं लेकिन संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। बहस लोकतंत्र की आत्मा है। अटल जी हमेशा संसद में गंभीर बहस, संवाद और असहमतियों के बीच भी मर्यादा बनाए रखने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र शोरगुल से नहीं बल्कि सार्थक संवाद और आदर भाव से चलता है। लेकिन मॉनसून सत्र के दौरान ज्यादातर समय ना तो सार्थक संवाद दिखाई दिया, ना ही एक दूसरे के प्रति आदर भाव। इसकी जगह शोरगुल और हंगामे का बोलबाला रहा। संसद सत्र के दौरान कई मौकों पर पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने हो गए।
आज भी संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, छींटाकशी की, प्लेकार्ड और बैनर लहराए। नारेबाजी धीरे धीरे भिड़ंत में बदलने लगी तो संसद की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने मोर्चा संभाला। और मॉनसून सत्र में यह पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आमने सामने की यह भिड़ंत अब न्यू नॉर्मल हो गई है। संसद के भीतर भी इसी तरह हंगामा जारी रहा। आखिरी दिन तो लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 3 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। कड़वाहट इतनी ज्यादा रही कि विपक्ष ने सत्र संपन्न होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया। संसद का कामकाज न चलने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। ये सरकार इतनी डरी हुई कि इस 2 दिन के चर्चा में ना प्रधानमंत्री आए जो रात को रील बनाते हैं, ना गृह मंत्री आए, और 15 दिन तक गृह मंत्री लापता, गायब। राहुल गांधी, आपकी उद्दंडता से देश की राजनीति नहीं चलेगी। बहस होने देंगे नहीं, आप सदन चलने देंगे नहीं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? पार्लियामेंट है डिबेट के लिए, चर्चा के लिए। चर्चा को लेक्चर बोलते हैं तो वो ठीक है, लेकिन सुनना पड़ेगा ना, वो जो बोलते हैं हम भी वो सुने हैं। वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं, ये उनकी आदत है। मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहता है, यानी एक दिन में सामान्य रूप से 6 घंटे सदन की कार्यवाही चलती है। इस हिसाब से लोकसभा में 19 दिनों में करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी चाहिए थी, लेकिन हुई केवल 17 घंटे 30 मिनट, यानी एक दिन में सिर्फ 55 मिनट। सोचिए, एक दिन में कम से कम 6 घंटे काम होना चाहिए, लेकिन 1 घंटे भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चली। मित्रों, लोकसभा की 1 घंटे की कार्यवाही का खर्च 75 लाख रुपए आता है। इस हिसाब से जनता के करीब 72 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। वहीं राज्यसभा में 114 घंटे में से केवल 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ, यानी 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही चली। इस हिसाब से जनता के करीब 58 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। कुल मिलाकर सदन की कार्यवाही न चलने के कारण मॉनसून सत्र में 130 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये जनता का पैसा था, आपका पैसा था, लेकिन सांसदों ने हंगामे और ड्रामे में इसे बर्बाद कर दिया। मित्रों, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है जहां जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल का समय 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है, जबकि राज्यसभा में दोपहर 12 से 1 बजे के बीच हर दिन 1 घंटे के हिसाब से दोनों सदन में 19 घंटे प्रश्नकाल चलना चाहिए था। लेकिन चला कितना, ये भी आपको जानना चाहिए। लोकसभा में सिर्फ 12 मिनट, जबकि राज्यसभा में 2 घंटे 18 मिनट। सोचिए, यह जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का समय है, लेकिन हंगामे से फुर्सत मिलेगी तब तो जनता से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, यानी 19 दिनों में 380 सवालों के जवाब मिल सकते थे। जनता से जुड़े सवाल, उनके जवाब मिल सकते थे। लेकिन जब कुल मिलाकर लोकसभा में 12 मिनट ही प्रश्नकाल चला तो सवाल कितने पूछे जाते और जवाब कहां से मिलते? मित्रों, इसका खामियाजा उन सांसदों को ज्यादा भुगतना पड़ता है जो निर्दलीय हैं या जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। पहली बार सांसद बने नेता भी इस हंगामे से परेशान रहे। उनके लिए प्रश्नकाल ही सबसे बड़ा मंच होता है, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिल पाया। पूरा सत्र बिना चर्चा के चला गया। जो 1200 किलोमीटर दूर से एमपी आते हैं, वो पूरा अपना टाइम 1 महीने का यहाँ दिल्ली को देते हैं लोकसभा के अंदर। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। मेरे जैसा नया सांसद है, 6 बार मेरा 0 ओवर में नंबर आया, 4 बार स्टार क्वेश्चन में नंबर आया, लेकिन रेलवे के प्रश्न थे, फार्मर्स के प्रश्न थे। हम लोग हमारी कठिनाइयां वहां व्यक्त करने वाले थे, लेकिन वहां हमें संधि नहीं मिली। डीएनए मित्रों, बार बार स्थगित होते सदन और हंगामे के बीच मॉनसून सत्र में सिर्फ 12 बिल पास हो पाए, और जिस तरह पास हुए ये तो और भी चिंताजनक है। लोकसभा में 12 में से 11 बिल बिना चर्चा के पास हो गए। केवल 1 बिल पर चर्चा हुई। अब आपको यह भी जानना चाहिए ये बिल कितनी देर में पास हुआ।
सुप्रीम कोर्ट जजेस बिल को लोकसभा में 4 मिनट में पास कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल को 4 मिनट में पास कर दिया गया। वहीं एमएसएमई डेवलपमेंट बिल और टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल को 3-3 मिनट में पास कर दिया गया। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल को 5 मिनट, केरला नेम चेंज बिल को 4 मिनट और माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल को 5 मिनट मिले। सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल ही ऐसा था जिस पर लंबी चर्चा हुई। लोकसभा में इस पर 10 घंटे 55 मिनट बहस हुई। कुल मिलाकर लोकसभा में 12 बिल, करीब 12 घंटे चर्चा हुई, लेकिन इनमें से 10 घंटे 55 मिनट सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल को मिले। बाकी 11 बिल 65 मिनट में पास हो गए। सोचिए आप, 11 बिल 65 मिनट में पास हो गए, यानी एक बिल 6 मिनट से भी कम समय में पास हुआ। यानी जब सवाल पूछने थे तो सदन नहीं चला और जब कानून पास करने थे तो चर्चा ही नहीं हुई। सोचिए, जब संसद में विधेयकों पर चर्चा ही नहीं होगी तो इनकी खूबियों और खामियों का पता कैसे चलेगा। जल्दबाजी में बना कानून संसदीय परंपरा के हिसाब से भी ठीक नहीं है, लेकिन संसद सत्र की इस नाकामी को कांग्रेस उपलब्धि बता रही है। आपको सुनना चाहिए कांग्रेस के लिए मॉनसून सेशन में क्या उपलब्धि रही। ये 4 बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सेशन में नहीं आया, वीबीएसए विधेयक इस सेशन में नहीं आया, टल गया। ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया, इस सेशन में टल गया। और एफसीआरए बिल जेपीसी को गया है। मित्रों, सामान्य भाषा में संसदीय सत्र की उपलब्धि होती है बिल पास होना, चर्चा होना, सवालों के जवाब मिलना, लेकिन यहां उपलब्धि की परिभाषा बदली हुई है। सरकार हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन संसद में कामकाज और चर्चा नहीं होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। शीतकालीन सत्र का भविष्य भी अनिश्चित है, लेकिन बस्तर में जिन बेटियों का भविष्य कभी अनिश्चित था, जिनके हाथों में कभी राइफल हुआ करती थी, वो पूर्व नक्सली महिलाएं अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल होकर रैंप वॉक कर रही हैं, जिनके आत्मविश्वास को देखकर सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश गर्व से भर गया है। अब हम पूर्व महिला नक्सलियों की राइफल से रैंप तक की प्रेरक यात्रा का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ वो पूर्व नक्सली महिलाएं भी स्टेज पर उतरी, जो कभी बंदूक थामकर घने जंगलों के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चला करती थी। आज आपको जानना चाहिए इन पूर्व महिला नक्सलियों के जीवन में 360 डिग्री का बदलाव कैसे आया। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के सामने वो रैंप वॉक कर रही थी तो अपने पुराने जीवन के बारे में क्या सोच रही थी। आज चकाचौंध रोशनी के बीच सारे देश में मशहूर हो रही इन महिला नक्सलियों का जंगल के अंधेरों में बिताया गया जीवन कैसा था। मित्रों, देश की बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ आत्मविश्वास से भरी ये वॉक बताती है अतीत की काली परछाइयों को ये सभी पीछे छोड़ आई हैं। आज आपको इस कार्यक्रम की बड़ी बातों के बारे में भी जानना चाहिए। इस कार्यक्रम में शामिल लगभग सभी पूर्व महिला नक्सलियों के लिए रायपुर की ये पहली यात्रा थी। इनमें से ज्यादातर अपने शहर से कभी बाहर ही नहीं निकली। महिलाओं को सीधे रैंप पर नहीं उतारा गया। इसके लिए रायपुर में करीब 1 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेशेवर प्रशिक्षकों ने उन्हें रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें चलने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज, मंच पर प्रस्तुति और आत्मविश्वास बढ़ाने का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षकों के मुताबिक शुरुआत में संघर्ष प्रभावित इलाकों से आई महिलाएं काफी झिझक और घबराहट में थी। लगातार अभ्यास, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के बाद उनके आत्मविश्वास में काफी बदलाव आया। यही वजह है अंतिम दिन में वो पेशावर मॉडलों के साथ पूरे आत्मविश्वास से मंच पर उतरी। कभी जंगलों में हथियार उठाने वाली महिलाओं ने पारंपरिक कोसा सिल्क और आदिवासी हैंडलूम उत्पादों को पहनकर रैंप वॉक की। आज आपको इस रैंप वॉक की पूरी कहानी खुद उन महिलाओं की जुबानी सुननी चाहिए और समझना चाहिए जंगलों से शहर की चकाचौंध तक ये इतनी मजबूत बनकर कैसे उतरी। रैंप वॉक पर कदमताल कर रही इन पूर्व महिला नक्सलियों को देखकर आज भी समझा जा सकता है इन हाथों ने कई वर्षों तक बंदूकें उठाई हैं। लेकिन ये सिर्फ रैंप वॉक नहीं है, ये उस जिंदगी की वापसी है जिसे कभी बंदूक के साए ने छीन लिया था। बंदूकें चलाने वाले इन हाथों को रैंप वॉक सिखाने के लिए मुंबई से विशेषज्ञ रायपुर आए थे। हम इसका कैसे बैठना, कैसे खाना, ऐसे बोलने से मैं ऐसे सोच के बैठना, चलना, रुकना
सोच के ऐसे समझाने से मैं जूता ऐसा पहना, कपड़ा ऐसा पहना, ऐसा घुमाना, ऐसा जाना, भी सब सिखाएंगे। जिन आंखों ने कभी जंगल के अंधेरे देखे थे, आज उन्हीं आंखों में रोशनी, सपने और भविष्य की चमक है। रायपुर इन्हें अपने सपनों की मंजिल जैसा लगा। बड़ा पेशन कार्यक्रम में देखने से भी मेरे को भी अच्छा लग रहा है और रायपुर घुमाने से भी अच्छा लग रहा है। पूनम आज से 19 साल पहले एक मिशन के साथ जंगलों के अंदर गई थी। तब उनके जीवन का उद्देश्य बिल्कुल अलग था, लेकिन आखिरी वक्त में मालूम चला वो जिस मिशन के लिए वहां गईं, शायद उनके साथी उस राह से भटक चुके थे और आखिर में वो जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। आज इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि जिन कानों में कभी बारूद की आवाज गूंजती थी, वहां पर आज तालियों की गूंज है। और यही है बदलते बस्तर की सबसे खूबसूरत तस्वीर। इनमें से कुछ महिलाओं को समझाया गया था कि वो जमीन और जंगल को बचाने के लिए युद्ध लड़ रही हैं, इसलिए वो जंगलों के अंदर गईं। कुछ महिलाएं इसलिए नक्सली बन गईं क्योंकि उनके गांव से कई लड़कियां नक्सली बनने जा रही थीं और वो किसी को नक्सलियों के नियम से नक्सली बना दिया गया। नक्सली हर घर से एक बच्चे को अपनी सेना में शामिल करते थे, इसलिए जिस बच्ची ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था उसे नक्सली बनना पड़ा। इन सभी महिलाओं लड़कियों ने ऐसी जिंदगी जी है जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस्तर की इन बेटियों का जंगलों से निकलकर रैंप तक पहुंचना कितनी बड़ी बात है, और जो लोग इनकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानते हैं वो इन्हें इस तरह रैंप वॉक करते देख क्यों भावुक हो रहे हैं। ये सभी महिलाएं जो अब रैंप वॉक कर रही हैं, पुनर्वास के बाद आम महिलाओं की तरह जिंदगी काट रही हैं। एक वक्त नक्सली संगठन की ये बड़ी ताकत थी। रायपुर में रैंप वॉक करके सुर्खियों में आई ये सभी पूर्व महिला नक्सली राजधानी से 282 किलोमीटर दूर बस्तर में एक्टिव थी। इस क्षेत्र में नक्सली कैडर में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 40 से 45% तक रही है, यानी लगभग हर 10 नक्सलियों में 4 महिलाएं होती थी। ये महिलाएं सहायक भूमिका में नहीं थी। महिला कैडर हथियार लेकर पीएलजीए के सशस्त्र दस्तों में शामिल होती थी और जंगलों में ऑपरेशन, गश्त और सुरक्षा घेरे में मजबूत भूमिका निभाती थी। गांव में महिलाओं की आवाजाही आसान होने के कारण इनका इस्तेमाल सूचना जुटाने, ग्रामीण नेटवर्क बनाने और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखने में इस्तेमाल किया जाता था। महिलाओं की लड़ाकू भूमिका के बड़े सबूत भी मिले हैं। 2025 के कर्रे गुटालू हिल ऑपरेशन में बरामद 31 नक्सलियों के शवों में 16 महिलाएं थीं, यानी मृत कैडर में आधे से ज्यादा महिलाएं थीं। जंगल में महिलाओं की लड़ाकू हिस्सेदारी 40 से 45% तक होने के बावजूद उपलब्ध 2018 के आकलन में सीपीएम की सर्वोच्च सेंट्रल कमेटी में कोई महिला सदस्य नहीं थी, यानी जोखिम और लड़ाई में बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद शीर्ष निर्णय लेने वाली व्यवस्था में इनको बेहद कम प्रतिनिधित्व मिलता था। फिलहाल बचे कुचे नक्सल कैडर में महिलाओं की संख्या अब ना के बराबर बची है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में बस्तर में आत्मसमर्पण करने वाले 108 माओवादियों में 44 महिलाएं थी। 2016 से 2026 के दौरान 400 से ज्यादा पूर्व महिला नक्सलियों के सफलतापूर्वक उनको पुनर्वास किया गया है, यानी वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी अब बिता रही है। हथियार डालने वाली सभी नक्सलियों को पुनर्वास केंद्र में रोजगार कौशल सिखाया जा रहा है, जिससे वो अपने आप को, अपने जीवन को अब तैयार कर रही हैं। लेकिन रैंप वॉक के बाद जिस तरह का सम्मान और अपनापन इन्हें मिला है, इनका आत्मविश्वास अब और ज्यादा बढ़ गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले इस तरीके की कहानी एक भारतीय के रूप में हमें प्रेरणा देती है। अब हम स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के साथ साथ देश की सुरक्षा तैयारियों का विश्लेषण करेंगे। 15 अगस्त से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले का बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया। यह अलर्ट किसी एक खास शहर को लेकर नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक है और किसी तरह के आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों की तैयारी कैसी है, ये आज आपको देखना चाहिए। 15 अगस्त को देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे, उसी लाल किले से जिसके ठीक बाहर 10 नवंबर 2025 को बम धमाका हुआ था। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है। सुरक्षा के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाल किले के आसपास के इलाके को 8 जोन में बांटा गया है। इन 8 जोन्स में कुल 5000 जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और एनएसजी की हिट टीम इसमें तैनात की गई है। लाल किले के आसपास 300 से ज्यादा छतों पर स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। हवाई खतरों से निपटने के लिए रडार आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले और आसपास लगे लगभग 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज का साइबर सुरक्षा ऑडिट किया है,
ताकि कोई इन कैमरों को हैक ना कर सके। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को फेशियल रिकॉग्निशन और गाड़ियों को नंबर प्लेट के जरिए पहचानने की एआई तकनीक से लैस किया गया है। पुलिसकर्मी अभिज्ञान ऐप से संदिग्धों की पहचान कर रहे हैं। इस ऐप में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस है। ये ऐप चंद सेकंड्स में किसी का चेहरा स्कैन करके पता लगा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आम आदमी है या कोई अपराधी या आतंकवादी। आपको ग्राउंड जीरो से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां देखनी चाहिए। मैं मौजूद हूं लाल किले के ठीक सामने उसी लोकेशन पर जहां नवंबर 2025 में बम धमाका हुआ था। इस इलाके में तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर आप उनको भी देखें कि हर एक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। और ये पूरा जो रोड है इस पर भी तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसी के साथ इस पूरे एरिया पर तमाम जो रेत के यहाँ पर कट्टे हैं उनको लगाया गया है। पूरा जो एरिया है उसको बैरिकेड से सील किया गया है। और इसी के साथ जो लाल किले के आसपास यानी कि पीछे का भी जो एरिया है वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हजार से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, एफआरएस सिस्टम लगा हुआ है। लाल किले के पास ही दिल्ली पुलिस ने अपनी एक हाईटेक जो मोबाइल कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर स्टेशन किया है। इस मोबाइल कंट्रोल रूम की खासियत ये है कि अगर कहीं पे भी इंटरनेट या कुछ नहीं चलता तो इस कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे इलाके में या फिर दिल्ली में कमांड दी जा सकती है। और पूरा टेक्नोलॉजी अपने इस अंदर मोबाइल कंट्रोल रूम के अंदर बने हुए हैं। ये आप ये ऊपर देख सकते हैं। जैमर के अलावा कई सारे अलग अलग जो एंटीने हैं वो इस मोबाइल कंट्रोल रूम के अंदर होते हैं और इसे कहीं भी जो है ले जाकर स्टेशन किया जाता है। डीएनए मित्रों, 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास कार ब्लास्ट हुआ था। ये एक आतंकी हमला था। यूएनएससी की निगरानी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए उस जानलेवा धमाके के पीछे सीधे तौर पर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का हाथ था। इसलिए सुरक्षा पहले से ज्यादा सख्त। डीएनए में अब आज का संदेश, आज का छोटा त्याग कल की बड़ी राहत बन सकता है। इसलिए हर नहीं को नुकसान मत समझिए। कुछ नहीं का भविष्य का हां बनते हैं।